तो चौधरी साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू में आने के लिए आपका। और पहला सवाल यही होगा कि एक बार आप अपना परिचय अगर दे सकें। परिचय तो आप जानते ही हैं। जी। युद्धवीर सिंह है मेरा नाम। और दिल्ली में ये दिल्ली देहात में एक गांव हमारा महिपालपुर है, इसका मैं मूल निवासी हूँ। जी। एक समय में ये बहुत ही दिल्ली से हटके गांव था। हम्म। हमारा बचपन जो बीता वो एक शुद्ध गांव में बीता। आज ये ना गांव है ना शहर है, हम्म। सैंडविच है शहर और गांव के बीच का। हम्म। स्लम टाइप का बन गया। दिल्ली के विकास ने गांव को, मतलब गांव की पहचान को भी मिटा दिया और गांव के कल्चर को भी खत्म कर दिया। तो आज हम इस परिवर्तन के दौर में फंसे हुए हैं, जी। सेमी अर्बन कल्चर में रह रहे हैं। जी। तो उस टाइम खेती थी हम्म। और खेती ही मुख्य पेशा था गांव के सब लोगों का। हम्म। ये हमारा एक्सटेंशन है, जहाँ हम रह रहे हैं ये हमारे खेत थे। जी। कुछ खेत हमारे एयरपोर्ट में, चले एयरपोर्ट गए। के डेवलपमेंट में चले गए। हम्म। तो इस तरह से भूमिहीन हो गई यहाँ पे हम। हम्म। पहली एक्विजिशन हुई थी 1972 में, उसके बाद 1986 छिहत्तर 86 में खेती खत्म हो गई। अब जी। गाँव है, खेती नहीं। जी। तो ये बदलाव आया हमारे देखते देखते हमारे गांव में। हम्म। मैं एक दौर था 1977 का, परिवर्तन के बाद चौचरण सिंह दिल्ली आए। जी। उससे पहले चौचरण सिंह का जो राजनीतिक कार्य क्षेत्र था उत्तर प्रदेश उत्तर था। प्रदेश। जी। 77 में दिल्ली आए। तो खासतौर पे हमारी इस बेल्ट में हरियाणा दिल्ली देहात, और इसमें एक वो लहर थी, हम्म। उसको शायद दूसरे परिवर्तन से तो इतना नहीं था कि चौ साहब के दिल्ली आने का जो उत्साह था लोगों में, मुजफ्फर। उससे जुड़ गए लोग मानसिक तौर पे। जी। और किसान ने ये महसूस किया कि हमारा वकील दिल्ली आ गया, हम्म। हमारा कोई नुमाइंदा दिल्ली आ गया, और अब हमारा भविष्य निश्चित तौर पे हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। जी। ऐसा मान के लोग बहुत ही उत्साहित थे उस समय। हम्म। और वो सब घटनाक्रम था। उसी दौरान जब शाह साहब का इस्तीफा हुआ 78 में, जी। तो वो जितनी खुशी थी उतना ही गुस्सा लोगों में था। हम्म। और मैं एक बात और बता दूं, चो साहब के इस्तीफे से पहले एक आंदोलन, यहाँ किसान आंदोलन चला दिल्ली में। जी। कजावला एक गांव है, जी। उसमें कुछ भूमि भूमि इन्हों में आवंटित की गई थी। हम्म। लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। वो चरागाह की भूमि थी। किसकी? चरागाह, चरागा। पशु जी। जी। जिसमें जी। जी। जाते हैं। हमारी कल्चर में ये रहा है कि हम कॉमन एक जमीन छोड़ते थे हम्म। पूरे गांव की सम्मिलित, जिसमें पूरे गांव के पशु सुबह जाते थे, शाम को लौट के आते थे। जी। पशुपालन कृषि के साथ होता ही है। हम्म। तो वो हर गांव के साथ थी। जी। किसी गांव में छोटी चरागाह थी, किसी में बड़ी थी, लेकिन हर गांव के साथ थी। जी। तो कजावले की चरागाह को भूमि इनाम आवंटित कर दिया गया। तो वो किसानों को, किसान और गैर किसान पशु सब रखते हैं, सबके पशु वहां जाते थे। जी। तो ये असंतोष हुआ कि अब पशु कहाँ जाएंगे। हम्म। और लोगों ने उसके खिलाफ जो है एक आंदोलन की शुरुआत की हम्म। कि ये जमीन गलत आवंटित की गई है। जी। ये कौन से सन की बात है? 78 की बात है, जी। चौधरी साहब के इस्तीफे से 1.5 महीने पहले जी। ठीक है। आंदोलन चल गया। हम्म। आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली का किसान इकट्ठा हुआ, हरियाणा का आ गया, जी। यूपी का आ गया, पंजाब का आ गया, फिर देश भर का किसान उस आंदोलन में सम्मिलित हो गया। सम्मिलित हो। क्योंकि ये था कि ये शुरुआत है और पूरे देश में ये अगर होगा जी। तो हमारी तो जो ढांचा है वो ही खत्म हो जाएगा, पशु कहाँ जाएंगे। जी। सही बात उस टाइम के मीडिया ने इसको प्रचारित किया कि ये हरिजन विरोधी लोग हैं। है। जी। गांव के जो लोग हैं। गांव के लोग हैं, हम्म। हरिजनों को भूमि दी गई इसलिए इनको तकलीफ है। ठीक है।
श्यामला जमीन दो तरह की होती है। जी। एक तो पंचायत की श्यामला जमीन होती है, वो ग्राम पंचायत की मलकियत में आ जाती है। एक चरागाह होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में दो टाइटल हैं, ठीक है। और रिकॉर्ड में दोनों चीज दर्ज होती हैं। चरागाह अलग अलग दर्ज होती होती है, और वो श्यामला जमीन अलग दर्ज। अलग कर दी। किसी प्रेस ने, किसी मीडिया ने ये नहीं कहा कि ये झगड़ा चरागाह को बचाने का है। सबने ये कहा कि सरप्लस लैंड जो थी गांव की, उसको भूमि मन्नों में दिया गया। जी। ये तो भूमिहीनों का विरोध कर रहे हैं, उनको जमीन क्यों। पूरे मीडिया ने पूरे आंदोलन में एक शब्द उस आंदोलन के पक्ष में नहीं लिखा कि पशु कहाँ जाएंगे। और वो आंदोलन लंबा चला, 2.25 साल चला। सरकार एडामेंट थी, क्योंकि वोट पे राजनीति चलती है जी। और उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं भूमिहीनों का वोट खिसक जाएगा। ऐसा एटमोस्फेयर बन गया था। जी। किसी ने उसको कंसिडर किया ही नहीं। वो कोर्ट में भी डाल दिया था केस कि ये इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन है। अल्टीमेटली 2.25 साल के बाद कोर्ट का फैसला आया कि चरागाह की भूमि को आवंटित नहीं किया जा सकता। जी। और उसमें उस फैसले के आने के बाद वो आंदोलन खत्म हुआ, वो रद्द हो गया फैसला। और आज वो खड़ा है, वो डिसीजन खड़ा है। आज कोई सरकार चरागाह की भूमि को आवंटित नहीं करती है। जी। और ये उसमें क्लियर आज इंस्ट्रक्शंस हैं कि चरागाह की भूमि नहीं आवंटित की जाएगी। कोई सरकार अगर किसी विशेष परिस्थिति में उसको करती है तो उसके बदले में ग्राम सभा से भूमि दे के उसको पूरा करेगी। अच्छा। उसका रकबा उतना ही रहेगा चरागाह जी। तो वो सब चल रहा था। इस बीच चौर साहब का इस्तीफा हो गया जून में। जी। तो वो उसने आग में घी का काम किया। आंदोलन तो चल ही रहा था, किसान इकट्ठा हो चुका था। चौर साहब का इस्तीफा हो गया। जी। एकदम से बहुत ही गुस्से की लहर दौड़ी और लोग एकदम इकट्ठा हो गए और चौर साहब के आने लगे। जब चौर साहब 5 रेस्कोर्स रोड पे रहते थे, जहाँ प्रधानमंत्री ये चौर साहब का बंगला था। तो वो देश की राजनीति का केंद्र बन गया। 5 किसान राजनीति का, पूरे देश का किसान वहाँ सुबह पहुंच जाता था, शाम तक मेले की तरह से रहता था। और 17 जुलाई में चौर साहब ने एक मीटिंग, चौर साहब ने क्या, एक मीटिंग की घोषणा किसानों ने कर दी। उनके साथ जो लगे वो लोग थे कि रोष प्रदर्शन करेंगे 17 जुलाई जी। उसकी तैयारी होगी पूरे देश में। लोग तैयार होने लगे कि दिल्ली जाएंगे, पोस्टर छप गए। एक दिन चौर साहब ने कहा नहीं, वो हम उसे नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम बहुत ही यंग थे और जाते थे वहां दिल्ली। तो चौर साहब बाहर आते थे बीच बीच में, जब लोगों की भीड़ ज्यादा हो जाती थी। चौर साहब आए, आके चौर साहब ने से लोगों ने सवाल किया, आपने वो मीटिंग कैंसिल क्यों की? कहने लोग गुस्से में हैं, लोगों में रोष है जी, नौजवान में जोश है जी, कौन संभालेगा? और कुछ भी अगर वायलेंस हो गया, सरकार है और निश्चित तौर पे सरकार उसे अपने कंट्रोल करने के लिए उसको दबाने का प्रयास करेगी जी। और उसमें संभावना है कि कैजुअलिटी हो सकती है। सही बात है। और जो बच्चे उसमें जो नुकसान होगा, जो कुर्बान होंगे, मैं उनके परिवार वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? जी। ये उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया। लोग शांत हो गए सब। कहना मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? सही बात है, इतना लोग से। तो कैंसिल हो गई। गुस्सा था ही लोगों में जी। तो फिर वो 23 दिसंबर 1978 को बोट क्लब की रैली के जन्मदिन मनाएंगे, चलो रोष प्रदर्शन जन्मदिन मनाएंगे। और वो
आपको पता ही है, दुनिया की सबसे सबसे बड़ी बड़ी रैली किसान वो थी। रैली एक हाँ, तरह से 10 लाख के आसपास लोग। उसमें, हाँ, उसको कितना ही कह दें हम हम्म। लोग, कोई 50 कहता था कि 10 लाख तो पहुंचे ही नहीं हम्म। मीटिंग पे। हम्म। 10 लाख तो वोट क्लब पे पहुंच ही नहीं पाए, अच्छा। ये स्थिति थी। हम्म। सब दिल्ली पूरी तरह से पैक थी। हम्म। आप उसको सामने की देख के 10 लाख कह सकते हैं, लेकिन हम्म। कितने लोग थे उसमें जो जगह तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्यों, लाल किले के पीछे रोका हुआ था, जी। रामलीला मैदान भरा हुआ था, लाल किले के जो भी दिल्ली के ग्राउंड्स थे, हम्म। ये फिरोज शाह कोटला और ये सब लोगों के रुकने के लिए व्यवस्था की गई, हम्म। सब भरे हुए थे। जी। वहां तक पहुंचना बहुत भारी संघर्ष का काम था। काम, संघर्ष का जी। काम था। तो लोगों का आकलन तो ये था कि उसमें 50 लाख लोग थे। अब दस हम्म। लाख लोग कह दो, सामने की भीड़ 10 लाख हो सकती है, जी। लेकिन दिल्ली के अंदर जो भीड़ थी, जी। और पहली दफे हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में जो ये रेल भवन, जो ज्ञान भवन है, इन पे तोपें लगाई गई थी। अच्छा। आर्मी अलर्ट थी हम्म। और तोपें लगाई गई थी। और मुरारजी भाई का ये मानना था कि दिल्ली में ये आ रहे हैं, हम्म। कुछ करेंगे। हम्म। अगर शांतिपूर्ण इनको जन्मदिन मनाना था तो ये मेरठ मना सकते थे। हम्म। हम्म। दिल्ली इनका आना जो है राजनीतिक मकसद से है, जन्मदिन नहीं है, हम्म। और उस दिन वायलेंस होगा। हम्म। तो मैंने उसके बाद, वो पहले का तो मुझे पता नहीं, अपने बुजुर्गों से सुना था कि पहले कभी किसी रैली को कंट्रोल करने के लिए तोपें नहीं लगाई, आर्मी नहीं अलर्ट की गई। जी। और इतना एक डर था वहां पे, लेकिन हम्म। वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन हुआ। हम्म। इतनी बड़ी गैदरिंग के बाद भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। नहीं हुई पसंद। नहीं। वो हमारा शुरुआती दौर था, हम उसमें वॉलेंटियर थे। उस और रैली में। हाँ, वो ड्यूटी लगी थी हम्म। कि जो स्टेशन से लोग आए उनको गाइड करना। जी। ठीक है। यूपी की ट्रेन आए तो उनको लाल किले के पीछे भेज दो, हम्म। हरियाणा से ट्रेन आए तो उनको रामलीला मैदान, ऐसे ऐसे अलॉट किए गए। हम्म। बिहार, उड़ीसा, ये सब रामलीला। हम्म। तो उनको रास्ते में वॉलेंटियर बहुत लगे थे, नौजवान को, जी। उनको स्थान पे पहुंचा। वो शुरुआत थी हमारी। हम्म। बस उसी के बाद से निरंतरता बनी रही इसमें। जी। तो चौधरी साहब से कितनी बार मिलना हुआ फिर आपका? चौधरी साहब से मिलना इतना आसान नहीं था एक जब समय में, जब वो प्रधान, फिर वो डिप्टी पीएम बने, हम्म। फाइनेंस मिनिस्टर बने, जी। और फिर बाद का दौर 80 के चुनाव के बाद वो, हम्म। उस टाइम पे लोग चले जाते थे। हम्म। तो मुलाकातें अक्सर, मतलब निकलते बढ़ते बैठ बैठ के बात हम्म। हो जाती थी। हम्म। तो हमारी हैसियत कोई नेता की तो थी नहीं, हम तो बिल्कुल बच्चे ही थे। जी। किसी बड़े नेता की आड़ में ही जाके उनके हम्म। पास बैठते थे हम्म। और उनकी सुनते थे। हम्म। वो पीछे एक कमरा था 12 नंबर में, जमीन पे बैठते थे, जी। एक गोल तकिया लगा के जमीन पे वो बैठ के हम्म। सारा वहीं मिलते थे लोगों से। जी। उनका वही मिलना था, जी। नीचे बैठ के जो जाते थे वो नीचे बैठते थे। जी। तो फिर किसान यूनियन की राजनीति कैसे आपकी? किसान यूनियन वहां बनी कंजावले में, पंजाब में। जी। तो हम उससे जुड़ गए थे, ठीक है। वहां आंदोलन से। 86 के टाइम पे? नहीं, ये कब की बात होगी? ये 78 में ही। 78 में? अच्छा, चौधरी साहब का कोई हाथ था किसान यूनियन बनने के ना पीछे? ना, क्योंकि चौ कई सोर्सेज में है कि चौधरी साहब। चौ साहब यूनियन की ज्यादा हिम्मत ही नहीं थी। जी। चौ साहब कहते थे यूनियन तो मजदूरों की होती है, हम्म। सत्ता, हम मेजोरिटी में है देश में, हम्म। और सत्ता कलम की ताकत हासिल करो हम्म। जिससे फैसले ले पाओ। हम्म। तो चौ साहब की अगर बात करें हम्म। तो उनका सोच अलग था हम्म। उस में मामले यूनियन की हिमायत नहीं थे? में। यूनियन तो कहने लगे मजदूरों की या दूसरे लोगों की, जी। किसान की, बहुसंख्यक है किसान का। जी। लेकिन वो तो परिस्थिति थी और बन गई थी यूनियन, हम्म। 78 में ही बन गई थी। जी। चौ साहब के इस्तीफे से पहले ही बन गई थी यूनियन। जी। फिर आपने महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ बहुत काम किया। वो बाद में मैं उनके संपर्क में बहुत लेट आया, मैं लोकदल में था। उससे पहले? हाँ, ठीक है। और लोकदल में सक्रिय रह गया। हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र था, हम्म। यहाँ चुनाव आए जैसे 83 के चुनाव थे, जी। रिजर्व सीट थी, तो
हम लड़ नहीं सकते थे। जी। हमने लोक दल के एक हरिजन को बीजेपी से अलायंस था, तो ऊपर की मेट्रोपॉलिटन की सीट तो बीजेपी के हिस्से में थी, जी। नीचे हमने लोक दल का एक उम्मीदवार यहाँ से लड़ाया। एक लेमैन को मैंने टिकट दिलवा के काउंसलर बना, 7 साल कॉरपोरेशन चली, वो काउंसलर रहा। इस दौरान 4 साल गुजर गए और दिल्ली का करेक्टर बड़ी तेजी से बदल रहा था, शहरीकरण हो गया, वसंत कुंज जैसी कॉलोनी आ गई। जी। तो 90 के आते आते तो हम ग्रामीण परिवेश से निकल के ना हम ग्रामीण रहे थे और दूसरे किस्म का वोटर आ गया था। जी। ये दौर था। अच्छा, अगर कोई पूछे कि चौधरी साहब और महेंद्र सिंह टिकैत जी में कोई अंतर अगर देखा जाए तो क्या अंतर था ये, जो देखो आपके समझ में आते हो, क्योंकि आपने दोनों काफी गौर से देखे हैं। देखो चरण सिंह तो एक अलग हैसियत उन्हें कह सकते हैं। वो राजनीतिक संत थे जी। और जिनके चिंतन में 24 घंटे गरीब मजदूर किसान, केवल किसान की बात नहीं थी, वो उतने ही मजदूर के भी माती थे। उनके कार्यकाल में जब वो सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, जितना चिंतन किसान का था उतना ही गांव के मजदूर का भी था। और विजन बड़ा था, सोच बड़ा था। उनकी जो पुस्तक है भारत की भयावह आर्थिक स्थिति, कारण और निदान, इकोनॉमिक नाइटमेयर्स ऑफ इंडिया। हाँ जी जी। तो दुनिया बताती है स्थिति क्या है, लेकिन उन्होंने निदान भी बताया। इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन में जी निदान भी बताया। जी। मतलब वो खाली भाषणबाजी की नहीं थी कि उन्होंने उसके सॉल्यूशन पे बात की। जी। और वो उनका एक विजन था, चिंतन था। जिस जो जो अरसा उन्होंने काम करने का उनको मिला, उसमें उन्होंने केवल किसान के लिए नहीं काम किया। जी। सरकार की वो बोनस उनके टाइम में शुरू हुआ कर्मचारियों का। अच्छा। टाइम स्केल प्रमोशन उनके टाइम में शुरू हुई। कर्मचारी आज भी लाभान्वित थे, लेकिन देश में विडंबना ये है कि चौर साहब मीडिया उस टाइम अगेंस्ट था टोटल, और लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि गांव का एक आदमी, एक आम किसान देश की सर्वोच्च सत्ता की तरफ बढ़ रहा और पहुंच गया। तो वो हमेशा उल्टा ही लिखते रहे, कुलपों के नेता हैं और किसान का कुछ नहीं, और वो फिर जाटों से जोड़ते रहे उनको, जबकि जातिवाद उनके आसपास में नहीं था। उन्होंने तमाम जो संस्थाएं थी जब वो उत्तर प्रदेश में थे, उनके जो जो जाट स्कूल और जो जाति के नाम की संस्थाएं थी, उनका अनुदान उन्होंने कहा कि अगर नाम नहीं बदलोगे तो तुमको गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान नहीं मिलेगा। सबके नाम बदलवा दिए थे, जाति सूचक शब्द हटवा दिए थे। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल में काम करते थे जिस विषय को लेकर। लेकिन मीडिया लगा रहा उस काम पे, जाटों के नेता, कुलकों के नेता। कौन कुल? जिस देश में लैंड एक्विजिशन, भूमि सुधार कानून लागू है, यूपी में 12 एकड़ सिंचित जमीन से ज्यादा कोई रख नहीं सकता, हरियाणा में 16 एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकता, स्टेट वाइज लिमिट है जी, सिंचित और असिंचित की। उससे बड़ी तो जमीन कोई रख ही नहीं सकता जी। तो वो, लेकिन एक कुलुक कुलुक का एक शब्द बना दिया, लोगों को उस कुलुक का मतलब ही नहीं पता था, बस कहते थे ये तो कुलकों के नेता। क्या होता है कुल, कौन है कुल? वामपंथी और समाजवादियों द्वारा खास ये आरोप था कि चौधरी साहब कुलकों के नेता हैं। बर्दाश्त नहीं हो रहा था गांव का आदमी। ये सेम परिस्थिति छोटूराम के साथ भी हुई थी। उनको भी इसका सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम भी गांव के व्यक्ति पहले निकले थे। चौधरी लालचंद मंत्री पहले बने थे जी। और अल्टीमेटली उस गवर्नमेंट को भंग करा दिया था शहर के लोग, वायसराय पे दबाव डाल के वो सरकार को भंग करा दिया था। वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक जो अर्बन कल्चर के लोग हैं उनको बर्दाश्त नहीं हुआ था। वही परिस्थिति चौर साहब के टाइम में बनी। छोटूराम वाला इंसिडेंट तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमने पढ़ा, लेकिन चौचरण सिंह का तो हमने देखा जी। जिस तरह की बातें यहाँ पे होती थी, उनको जातिवादी, उनको किसानों का मतलब कहीं विश्लेषण नहीं हुआ। मैं
अगर उनके फैसले उठा के आप देखें तो जितना काम उन्होंने किया उसमें अर्बन पॉपुलेशन, गरीब, मजदूर जो भी थे, टोटल हर वर्ग को उन्होंने सम्मिलित किया, जी। हर वर्ग के विकास के लिए काम किया सर। अच्छा, आप जाट महासभा के जनरल सेक्रेटरी बने 1998 में। हम्म। तो एज अ जाट महासभा के जनरल सेक्रेटरी आप जाति पे चौधरी साहब के विचारों को कैसे देखते हैं? नहीं, चौ साहब तो जाति के मामले में एक दफे में मुझे याद है कह रहे थे मुझे गर्व है हम्म। मैं जाट हूं, हम्म। और जाति पे उनको गर्व था, जी। जातिवाद के खिलाफ थे। हम्म। वो कह रहे थे ये मेरी जाति का स्वाभाविक गुण है, हम्म। ईमानदारी, जी। मेहनत, लगन, सेकुलरिज्म, जी, ये बिल्कुल। ये जातीय गुण है। हम्म। वो कहने लगे अगर मैं इस जाति, उनका ये कहना था कि अगर इस जाति में पैदा नहीं होता शायद मैं इस तरह के काम नहीं कर पाता। मेरी जाति ने मुझे जो दिया, जो मेरी जाति के गुण थे, उसकी वजह से मैं इतना कुछ कर पाया। अच्छा, जातीय गर्व और जातिवाद में फिर कैसे आप? जातिवाद में तो ये हो गया कि मैं मतलब गलत हूँ या ठीक हूँ, मेरे समाज के अलावा सोचूं ही नहीं किसी के, दूसरे पे डिस्क्रिमिनेशन करूं। जी। जाट का करेक्टर मूल्य होता है कि उसका सगा भाई भी अगर गलत है और दूसरा कोई दूसरा है सामने वाला दूसरी जाति का है, तो वो अपने भाई का विरोध में खड़ा हो जाता, नहीं भी तू गलत सही है, के साथ। जी। सही के साथ होता। जी। तो ये हमारी जाति का मूल करेक्टर है। अच्छा, अगर उनकी पॉलिसी पे आए चौधरी साहब की, तो किसान की नीतियां ऐसी कौन सी होगी जो चौधरी साहब ने बनाई, जो उस समय आपको लगा हो कि ये सबसे ज्यादा रेलिवेंट तब है और आज भी देखा जाए कि उसका इतना प्रभाव हो कि आज भी उसका प्रभाव है? ये जो अभी आंदोलन चला जी। और जिसमें जिस कानून को ये खत्म कर रहे थे, ये मंडी कानून, ये चौचरण सिंह ने बनाया था। ठीक है। और इसको वो उत्तर प्रदेश में लागू नहीं करवा पाए। 1937 की बात। जी। तो चौधरी छोटूराम तब पंजाब में कृषि मंत्री थे। उन्होंने उसके बारे में उनको जानकारी मिली तो उन्होंने अपने पीए को भेजा और वो दस्तावेज वहां से मंगाए जी। और पंजाब में इसको लागू किया, क्योंकि वो सक्षम थे। उस टाइम वो पंजाब के बहुत ही शक्तिशाली मंत्री थे, तो उन्होंने लागू कराया। तो ये जो आज जो है जी मंडी कानून, ये चौचरण सिंह की देन, जिसपे ये सरकार हाथ डालने का बार बार प्रयास कर रही। जी। वो पूंजीवाद के खिलाफ जिस तरह का शोषण उस टाइम किसान का होता था, जिस तरह से किसान को अनऑर्गेनाइज सेक्टर लूटता था, जी, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बने थे, मंडी बनी थी। जी। तो और उसके बाद आज भी सबसे सशक्त अगर ये है कहीं तो पंजाब में, जो पुराना पंजाब है जी, सबसे बेहतर व्यवस्था वहां पे मंडियों की। बाद में चौधरी साहब को जब मौका मिला 1956 में आकर, उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू कराया और ये लागू हुआ। चकबंदी उनका एक बहुत बड़ा विजन था, और चकबंदी जो हुई वो यूपी में, हरियाणा में, इन्हीं जगह चकबंदी हो पाई जी। और बेस्ट है हमारे यहाँ चकबंदी का देखें आप तो सोचना नहीं पड़ता, जो एक लाइन चली है वो एक गांव से नहीं पूरे स्टेट को क्रॉस करती है जी, सीधा जाती है। बाकी दूसरी स्टेटों में जहाँ नहीं कर पाए लोग, पॉलिटिकल विल नहीं थी, लीडरशिप इस तरह की नहीं थी, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट था जी, वहाँ बहुत ही बुरा हाल है। बहुत कहीं भी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हुआ जमीन का। लेकिन उनको फॉलो करते हुए, जैसे राजस्थान में चौधरी कुंभाराम ने जमींदारी उन्मूलन पे काम किया, तो वो सब उस पे काम किया। और जहाँ पे जमींदारी उन्मूलन पे जहाँ काम नहीं हो पाया, वहाँ नक्सलाइटपन पे, जहाँ जहाँ देश में नक्सलिज्म शुरू हुआ, वो भूमि सुधार लागू जहाँ जिन स्टेट्स में नहीं हुआ वहीं हुआ। पर बंगाल में शायद भूमि ये हुआ था, पर वहां भी नक्सलाइट हुआ नहीं ना। अच्छा, हुआ नहीं, नक्सलाइट ये कम्युनिस्टों ने आके किया दोबारा से, वो मैनिपुलेट हुआ वहां पे जी। नक्सलाइट मूवमेंट ही इसलिए जन्मी कि वो मैनिपुलेशन हुआ सारा, उसको आईवाश किया गया, जमीनें वहीं रहेगी उन लोगों के पास सारी।
और यही स्थिति आंध्रा की है, हम्म। कई कई हजार एकड़ के जमींदार हैं। जी। नेक्स्ट लाइट इसलिए है वहाँ पे, बिल्कुल। लोग मुजारे हैं बाकी। जी। तो चौधरी साहब के साथ उस टाइम बाकी और काफी लीडर थे, बड़े लीडर थे, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हों या उनके समकक्ष काफी लीडर थे। तो उनका इस किसानों के प्रति कैसा रवैया था, और चौधरी साहब का सबसे इन सबसे अलग कैसे था? मैं चौधरी साहब के शब्दों में ही बताऊं, जी। 47 में देश आजाद हुआ, 47 से 77 तक कांग्रेस का राज था। जी। 3 साल वो उठा पटक के जो जनता दल और चरण सिंह ने। हम्म। 80 में कांग्रेस रिपीट हुई, जी। 80 में कांग्रेस रिपीट हुई और 80 में कांग्रेस ने किसान रैली की, पहली अच्छा। पहली। हम्म। चौधरी साहब ने कहा भाई आज मेरा मिशन सफल हो गया। पत्रकारों ने सवाल किया कि आपका मिशन सफल, आप प्रधानमंत्री तो आप बन गए 79, हम्म। आज कैसे आपका मिशन सफल हो गया? कहना वो मेरा मिशन नहीं था। हम्म। कांग्रेस आज किसान रैली कर रही है। हम्म। अब देश में जो भी राज करेगा हम्म। वो किसान को इग्नोर करके या उसका नाम लिए बगैर देश में राज नहीं राजनीति कर नहीं कर सकता। सकते। तो ये चौधरी साहब के शब्द, हम्म। ये जबकि परिवर्तन आया था। हम्म। पहली किसान रैली कांग्रेस ने जी। 1980 में दिल्ली में की थी। हम्म। अच्छा, कॉरपोरेट का वे खेती में किस तरह देखते थे फिर? नहीं, वो उसके हक में नहीं थे। हम्म। वो तो गांधीयन उस पे थे, कॉटेज इंडस्ट्री और बड़ी जमीन जागीरदारी और जमींदारी का नहीं था उनका। हम्म। ये था कि पॉपुलेशन हमारी जिस हिसाब की है जी। और जितने लोग खेती में हैं हम्म। उसके हिसाब से कॉर्पोरेट तो कृषि मजदूर बनाने के पक्ष में नहीं थे। जी। वो ये कहते थे कि खेती में परिवार के ज्यादा लोगों को मत रखो। जी। किसान को कहते, सरकारी नीतियां नहीं बनाई उन्होंने कि किसान की जमीन छीन ली जाए। हम्म। किसान को एडवाइस करते थे जी। कि जमीन रबड़ नहीं है हम्म। जिसको बढ़ा सकें हम्म। और परिवार को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। तो केवल मात्र कृषि खेती के भरोसे परिवार की उन्नति नहीं हो सकती। हम्म। एक बच्चे को खेती पे रख के हम्म। बाकी बच्चों को किसी दूसरे काम में काम में लगाओ। लगाओ। ये बार बार वो हर मीटिंग में ऐसा लोगों को कहते हम्म। थे। अच्छा, जितनी किसान यूनियन है आज, वे चौधरी साहब से कैसे सीख लेती हैं? आप भारतीय किसान यूनियन की ही बात कर लो, अगर जो मुख्यतः है, वे चौधरी साहब से कैसे सीख लेती हैं? देखो, वो अगर चौधरी साहब का वो दौर 77 का ना आता तो यूनियन जनों का जन्म ही नहीं होता। हम्म। वो तो लोगों को ये लगा कि हम सत्ता से लड़ सकते हैं। हम्म। पहली दफे लोगों ने दिल्ली देखी और दिल्ली में किसी शक्तिशाली मंत्री के घर में जाके बैठना देखा कि ये तो हमारा ही घर है, आम घर की तरह से है हम्म। ना। तो ये स्थिति थी, कस्बे में आदमी थाने के सामने से दौड़ के निकलता था कि ये संतरी देख ना ले। हम्म। उस टाइम, उससे पहले तक ये डर था। हम्म। थाने के सामने से आदमी जी। कदम दबा के निकलता था हम्म। कि यार संतरी खड़ा है। हम्म। और एकदम से स्थिति ये हुई कि सीधे गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री जहाँ रहते थे वहां हम्म। सारा दिन पंचायत करते थे, मजमा हम्म। देते थे, भाषण लगाते थे। भय निकल गया हम्म। लोगों में, हौसला बन गया लोगों में, हम्म। लड़ने की ताकत आई लोगों में। हम्म। ये सब चौधरी साहब की वजह से हुआ, जी। नहीं तो ये स्थिति बन ही नहीं पाती। जी। जो यूनियन मजबूती से खड़ी हुई हम्म। तो वो हौसला चौधरी साहब का दिया हुआ हौसला। अच्छा, 2021 में जो किसान आंदोलन हुए, जो 3 कृषि कानून आए, अगर चौधरी साहब होते तो उनका व्यू क्या होता है इस पर? चौधरी साहब निश्चित तौर पे उसका विरोध करते। मंडी मंडी तो कानून उन्होंने बनाया था जी। और ये पहला कानून मंडी को खत्म करने का था। हम्म। मतलब देखो खेल क्या था, सरकारी मंडी और प्राइवेट मंडी में अंतर कर दिया। जी। वहाँ टैक्स लगेगा, वहाँ टैक्स नहीं लगेगा। हम्म। जहाँ 10 रुपए ज्यादा मिलेंगे किसान वहां जाएगा। हम्म। तो वो बड़े मतलब सुनियोजित तरीके से ये था कि माल प्राइवेट मंडी में जाएगा, हम्म। 2 साल के बाद उसके खर्चे ही मीट आउट नहीं होंगे सरकारी मंडी के, कह देंगे भाई अब इसका कोई लाभ नहीं है, इसे बंद कर दे। हम्म। फिर ये प्राइवेट मंडी वाले लूट लेंगे, हम्म। क्योंकि ऑप्शन नहीं बचेगा। हम्म। वहां हुआ ना हिमाचल में, हम्म।
इसने अडानी ने अपनी मंडियां खोल दी, सेब महंगे रेट पे लिया, जी लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया, जी वो मंडियां खत्म हो गई। जी। मंडी खत्म होने के बाद इसने, अब ये शोषण करता है सेब हम्म। किसान का, वही कंसेप्ट था इसका। जी। और सोची समझी रणनीति थी। हम्म। इसके सीएलओ जो हैं, जी उसकी कैपेसिटी जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो 7.5 लाख मेट्रिक टन की थी। जी। इतने बड़े गोदाम बनाए किस लिए थे? हम्म। जब यहाँ पे क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन है, मात्रात्मक प्रतिबंध है, जी एक लिमिट से ज्यादा आदमी गला नहीं रख सकता अपने बिल्कुल गोदाम में, बिल्कुल। तो इतने बड़े गोदाम बना क्यों रहा था वो? उस कहीं तो एश्योरेंस थी ना उसे। हम्म। उसका ये था कि मैं अपने फसल पे अपने इन गोदामों को भरूं, हम्म। और जब मेरे गोदामों में आ जाए तो हम्म। मैं कंज्यूमर को उधेड़ दूं फिर। ये सारा खेल था उसमें। और आज भी चल रहा है, अभी आया वो एग्रीकल्चर ड्राफ्ट अभी भेजा है, जी। क्योंकि उस आंदोलन में मुख्य मांग थी हम्म। कि स्टेट से बिना कंसेंट किए ये कानून बनाए गए। हम्म। अभी इन्होंने वो स्टेट को भेज दिया है। अच्छा, कि स्टेट बनाए अपने अपने उसमें। स्टेट नहीं, वो अपनी कंसेंट दें। अच्छा, फिर सेम यही रिपीट हाँ, करने के रिपीट लिए। करने का चल रहा है। अच्छा। मतलब बाज नहीं आए ये, हम्म। बाज नहीं आए। और बाकी जो दो कानून थे, चाहे वो बाकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो बाकी या दूसरा। एक वो था, एक मात्रात्मक प्रतिबंध था। हम्म। 1956 में जब होल्डिंग बढ़ने लगी हम्म। और एसेंशियल कमोडिटी मार्केट से गायब हो जाती थी, जब भी थोड़ा सा मौका मिलता था वो हम्म। होल्ड कर लेते थे, होल्ड कर लेते थे। और बाजार में आसमान कीमतें वो बहुत प्रॉफिट लेके बेचते थे। तो 1956 में आया ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। जी। परिस्थिति ने मजबूर किया सरकार को, सरकार उसको लेके आई कि एक सीमा से ज्यादा कोई भी होल्डिंग नहीं करेगा। हम्म। वो आ गया कानून। जी। इसको इसको खत्म करने की पूरे देश में किसी संगठन, किसी राज्य सरकार ने मांग नहीं की थी। हम्म। ये खत्म क्यों किया गया? क्योंकि इनके चहेते जो हैं उनके बड़े बड़े गोदाम बन गए थे, हम्म। और उसके चलते वो गोदाम भरने नहीं थे। हम्म। तो उसको बिना किसी डिमांड के, बिना किसी उसके, उसको खत्म कर दिया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को। दूसरा ये था। हम्म। अच्छा, दूसरा लाए क्या थे फिर ये, कि होल्डिंग का खत्म करेंगे। खत्म कर देंगे, हाँ। कोई कितना ही गला भरो। हम्म। एक जो रिस्ट्रिक्शंस रिस्ट्रिक्शन थी होल्डिंग पे वो वो हटा खत्म कर दे। वो हटा दें। और तीसरा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे देश में तो पेप्सी ने शुरू की थी पंजाब में, बिल्कुल। आलू की। आलू की। हम्म। और जमीन का उन्होंने सॉइल टेस्ट किया, पानी टेस्ट किया, बीज उन्होंने दिया, जी। खाद उन्होंने दिया, सुपरवाइजर उनका रहा, किसान ने मेहनत की उसमें। हम्म। और जब उत्पादन आया तो उन्होंने वहां झरना लगा दिया। हम्म। झरने में से जो ऊपर रह गया उसको वो ले गए, ठीक है। जो नीचे रह गया वो छोड़ दिया। अच्छा। भाई किसान ठेकेदार थोड़ा ही है। तुम्हारा हम्म। बीज, तुम्हारा खाद, तुम्हारा सुपरवाइजर हमने हम्म। करके दे दिया, जैसा पैदा होगा सारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल। वो नीचे का छोड़ के ऊपर का ले गए। वो हम्म। फेल हुआ था वहां पे। हम्म। तो एक तो हम उससे डर रहे थे, हम्म। बाकी देश को तो नहीं पता, लेकिन उत्तर भारत का किसान तो जानता है कि हमारे पंजाब के भाइयों के साथ क्या किया था पेप्सी ने। एक तो हमारा डर वो था। जी। दूसरा, आदमी इतिहास से सीखता है। मैक्सिको में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई थी, जी। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या हुआ था, उन्होंने इतना एक्सप्लॉइट किया जमीन को, हम्म। एक्सट्रीम पे फर्टिलाइजर और केमिकल का यूज किया, जी। और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लिया। हम्म। अगर आप जमीन को एक्सप्लॉइट करोगे तो वो थोड़े दिन में बांझ हो जाती है, बंजर हो जाती बंजर है। हो जाती है। जी। वो मैक्सिको में हुआ, फेल हुआ वो। जी। उसकी जानकारी हमको थी, हम आज इंटरनेशनली हम जुड़े हुए हैं। हम्म। जी। हमारी यूनियन भी मेंबर है एक इंटरनेशनल फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन की, जी। और वो हम आदान प्रदान करते रहते हैं सूचनाओं का। तो मैक्सिको का उदाहरण था हमारे सामने, और हमको ये था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पे कोई हमारी जमीन लेगा वो और एक्सप्लॉइट करेगा जमीन को, बिल्कुल। और 10-20 साल में उसको बांझ बना के हम्म। छोड़ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? हम्म। उस पर कोई, गवर्नमेंट का तो कोई चेक है नहीं उस पर। जी। तो इसलिए हम उसका विरोध कर रहे थे। जी।
तो पर सवाल यही है इसमें कि 2002 से 2004 के बीच जब अजीत सिंह जी पार्लियामेंट में थे तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का समर्थन किया था और नीतीश कुमार जी ने वो समर्थन पे बिहार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू भी कराई थी। इस पे क्या राय है फिर आपकी? और देख लो ना बिहार में क्या हो रहा है। हम्म। मंडी खत्म हो गई बिहार मंडी में। खत्म होगी जी। और बिहार का धान 2,000 के बजाय 800 रुपये बिकता। हम्म। और पंजाब के व्यापारी खरीद के लाके पंजाब में उसको हम्म। पंजाब में एमएसपी में तुलवा देते हैं। हम्म। सबसे ज्यादा अगर शोषण हो रहा है तो बिहार के किसान का हो रहा हम्म। अच्छा, जैसे किसान आंदोलन में पंजाब का भी किसान था, है। हरियाणा का भी था, राजस्थान का भी था, तो क्या उनमें चौधरी चरण सिंह की आज वो बात होती है जैसा पश्चिम यूपी के किसान में होती है? देखिए, तो चरण सिंह खासतौर पे उत्तर भारत में, हम्म। दक्षिण में तो जो वो पीढ़ी चली गई, हम्म। ये तम्बाकू उत्पादक प्रदेश है आंध्रा, हम्म। और तम्बाकू पे एक्साइज टैक्स लगती थी। जी। और एक्साइज इंस्पेक्टर जब किसान के खेतों की तरफ बढ़ता था तो घर छोड़ के भाग जाते थे। हम्म। घर की यहाँ कुड़कियां होती थी, हम्म। तो साहब ने खत्म किया था वो सब। तो पूछते थे वो लोग जो चुनते, लेकिन वो चले गए लोग, नई पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं किया नॉलेज। जी। लेकिन उत्तर भारत में तो आज भी वो जो हमारे जो बैठे हैं बड़े, उन्होंने ट्रांसफर किया उसे। बिल्कुल। और ये पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, आप राजस्थान के, और खासतौर पे पश्चिमी राजस्थान में जी। ऐसे के ऐसे जिंदा हैं चोर साहब, मतलब आम किसान आज भी जानता है। मनों में जिंदा हैं। हम्म। अच्छा, एक उनका कॉन्सेप्ट था किसान राज, या एक तरह से हम कहें कि 50% रिजर्वेशन का किसान के बालकों के लिए। निश्चित तौर पे बड़ा रिलीवेंट था वो, आज जी। भी रिलीवेंट है। जी। 50% तो उन्होंने, 60 भी था वो कई जगह। हाँ, लेकिन हम्म। वो बहुत ही रिलीवेंट था। हम्म। क्योंकि ऐसा नहीं है बच्चे हमारे डफर हैं, जी। लेकिन सुविधाएं नहीं मिलती हैं। बिल्कुल। देश का 80% संसाधन शहर में खप जाते हैं, 20% में हम सारे रहते हैं। हम्म। आबादी के अनुपात में 20-80 का है, जी। और साधन उल्टा है। हम्म। 80 यहाँ लग जाता, जहाँ 80 लगना चाहिए वहां 20 लगता। हम्म। तो यही उनकी सोच थी, उनको पता था कि हम्म। हमारे बच्चे इतने सुविधा संपन्न नहीं है हम्म। जितनी शहर के बच्चों को मिलती है। अगर आरक्षण नहीं दिया गया तो हमारे बच्चे जहाँ वहीं रह जाएंगे। ये हम्म। जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, अदारे हम्म। हैं, नौकरियां हैं, ये शहर के बच्चे ले जाएंगे। तो जी। 1949 में उन्होंने इस बात को उठाया। हम्म। अच्छा, आप जैसे देख रहे हैं कि अब तो गांव लगभग खत्म ही होते जा रहे हैं, तो आगे किसान राजनीति का क्या वो है? परिवर्तन तो देखो सृष्टि का नियम है, जी। और ये बिल्कुल ठीक है। आने वाले समय में किसान राजनीति कमजोर हो, हम्म। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ेगा। हम्म। जो हमारे बच्चे शहर में आ गए उनका सोच बदल गया। जी। जो आदमी मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, अलीगढ़, मथुरा से दिल्ली आ गया, हम्म। उसका सोच वो नहीं है। हम्म। अर्बन सोच के साथ वो खुद भी चेंज हो गया, उसके बच्चे तो सारे ही चेंज हो गए, बिल्कुल। और अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। हम्म। तो निश्चित तौर पे हम्म। स्थिति आज नहीं तो 50 साल में बदल जाएगा, हम्म। और कमजोर होगी किसान। जी। तो आज की किसान आंदोलन जो है, जो होते हैं, या यूनियन जो है, वे चौधरी साहब से किस तरह से इंस्पिरेशन लेते हैं, उनकी खासतौर से आइडियोलॉजी? बेसिक आधार चौर साहब, जी। चौर साहब ने जो ताकत दी थी, लड़ाई सबकी उसी के बेस पे लड़ पा रहे हैं। जो आज हम सक्षम हैं, जो लड़ रहे हैं, जो हिम्मत जुटा रहे हैं, जी। सब इस बात को जानते हैं कि उस दौर में अगर नहीं शुरू हुआ होता ही तो कहीं स्थान था ही नहीं हमारा। अच्छा, जितने नीति निर्माता हैं या आज के राजनेता हैं, उन्हें क्या सीख लेनी चाहिए चौधरी साहब से? चौर साहब से सीख ले लें तो इस देश की समस्याएं खत्म हो जाएं। हम्म। लेकिन आज के राजनेताओं को देख के तो कई दफे ये लगता, मैं एक्टिव थे, हम हमारा एक साथी चुनाव लड़ रहा था ठीक है। 1980 में, हम्म। दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा था। ठीक है। और उस दौलतराम सारण जी ने उसको टिकट दिलवा दिया जी। सवाई माधोपुर से। हम्म। तो चौधरी साहब सबसे कहते थे, भाई मेरे पास पैसा नहीं, जी। कैसे लड़ोगे? हम्म। तो लोग टिकट लेने के इच्छुक होते थे, वो
थोड़ा सा बढ़ा के अपना बजट बता देते थे, जी मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा समाज है, यहाँ से आ जाएंगे वहां से, वो भी इस तरह से अपना आंकड़ा देके टिकट ले गया। तो हमारे संपर्क में था वो, उसमें हमने कहा चो साहब, प्रधानमंत्री सरकार हमारी, हमने चो साहब से कहा कि वो हेमराज की स्थिति फाइनेंशियल ठीक नहीं है। उस पहला तो उनका ये था कि उसको कहा था यहाँ से मदद नहीं हो पाएगी। तब तो उसने बहुत ही आंकड़े बताए थे, और फिर कहने लगे 5,000 रुपये दे दो उनको, और सवाई माधोपुर जाना 5,000 रुपये की मदद देने। तो 5-7 हम लोग थे, कहा चौसा 5,000 कुछ भी नहीं है, मर जाएगा। बहुत गुस्सा करके 15,000 रुपये दिए। ठीक है। 15,000 रुपये सत्तारूढ़ पार्टी के, और 15,000 रुपये लेके हम 5 आदमी देने गए वहां पे सवाई माधोपुर। देने क्या गए, साथी था तो रुक गए वहां पे। जी। तो एक ही मंडी में सबके दफ्तर थे, बीजेपी का भी था और कांग्रेस का भी था। तो शाम को सब इकट्ठे बैठ जाते थे मंडी में, जैसे बीच में वो जगह बनी होती है अनाज डालने की, उस पे बैठ जाते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि तुम्हारी क्या स्थिति है, तो कांग्रेस ने जब 8 लाख रुपए दिए थे अपने उम्मीदवार को। हाँ, अच्छा। और 8 जीपें, जीप दिल्ली से ही जाती थी। 8 विधानसभा पड़ती हैं एक पार्लियामेंट में, 8 जीप और 8 लाख रुपए दिए थे कांग्रेस ने। और बीजेपी ने पर दुकान ये फैसला लिया था, इनका फाइनेंशियल सोर्स मंडी होती है, 1,000 रुपये पर दुकानदार जी, और वहाँ 250 दुकान थी, और जिले में और ऐसी 10-12 मंडियां थी। तो उसको वहां से आए थे, मुझे नाम भी याद है, राम कुमार मीणा कांग्रेस का था, मीठालाल बीजेपी का था, और हेमराज हमारा था। और अब उनका सुन के हमारे पास, हम यहाँ से 15,000 ले गए थे, उस भाई ने 2-2.5 लाख रुपए अपने रिश्तेदारों से जमीन वमीन गिरवी रख दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि चुनाव का नतीजा क्या रहा? चुनाव तो जीता ना वो कांग्रेस का, राम अच्छा। कुमार मीणा। हम तो, हमारी स्थिति ये थी कि हेमराज अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। 1946 गांव थे, 20 दिन का चुनाव होता है, कितने गांवों में रोज जाए। नया था, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था, वो पुराने जो लोग थे उनके तो नाम और उससे लोग परिचित थे, कोई था ही नहीं उसमें। कहीं मैं हेमराज बन जाता, कहीं कोई और हेमराज बन जाता। इंटीरियर सैकड़ों मीलों में फैला हुआ क्षेत्र, यहाँ से शुरू होके हिंडौन से और चंबल पे खत्म होता था जी। तो रिसोर्स थे नहीं चौसाब, लेकिन चौसाब उस टाइम पे 5,000 से कम वोटों में 78 सीट आ रहे थे। अगर पैसा होता तो वो 5,000 से कम वाली तो निकल जाती। अगर जैसे ये आजकल के लोग विधानसभा में एमएलए के कैंडिडेट को करोड़ों, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए देते हैं। तो आज इन्होंने डेमोक्रेसी को मतलब इतना करप्ट कर दिया, इस तरह का फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट कर दिया। मैंने बताया, मैंने जो अपना काउंसलर लड़ाया था यहाँ से, उसके 16,000 रुपये लगे थे। 16,000 में 9,000 हमने कलेक्ट कर लिए थे समाज से, 7,000 रुपये उसका खर्चा आया था। वो कॉर्पोरेटर बन गया था जी। आज एक सरपंच करोड़ों रुपए लगा रहा है। बिल्कुल। तो 80 से आज के दौर में जो चेंज आया वो टोटली पैसे में टिकट जी, पहली इन्वेस्टमेंट तो टिकट के लिए, और फिर लोग जिस तरह का, हम जब वो दौर था चुनाव का, मैं चुनाव में था, तो 2 ग्रुपों में झगड़ा हो रहा था। मैंने कहा क्यों, क्या बात है, गाड़ी रोक के। तो हमारे लोग आए दौड़ के, कहना ये उसका वोटर तो उनका है, और हमारे उस पे दरी पे बैठ गया आके। तो इस तरह का चुनाव होता था। आज तो सबका खा रहा है, सबसे शराब ले रहा है, सबसे पैसा ले रहा है। ये इन लोगों ने, पूंजीपतियों ने करते, इन्होंने देखा कि सत्ता जो है आज वैसे काबू नहीं होगी, पैसे का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दिया गया, और इतना पैसा उसमें इन्वॉल्व हो गया कि सोशल एक्टिविस्ट
जो है वो टिक ही नहीं पाता। हम्म, ना सोशल एक्टिविस्ट को कोई टिकट में कंसिडर करता, हम्म, ना लोग ये देखते हैं। मैंने पूरा नाम भूल गया, रावत थे, आईएएस थे, जी, रिजाइन दिया था उन्होंने। हम्म, वो उत्तरदायी प्रशासन की बात करके, और वोट क्लब के हड़ताल, धर्म सिंह रावत जी, आईएएस थे और रिटायर, यहाँ आंदोलन किया, जी, फिर एक चुनाव लड़ा। हम्म, उत्तराखंड में बस में बैठ के प्रचार करते थे। अच्छा, कुछ थोड़ी सी वोटों में सिमट गए थे, लोग तामझाम देख के वोट देने लगे। हम्म, किसके दफ्तर ज्यादा हैं, किसके लंगर ज्यादा खुले हैं, दारू कौन कैसी, लोगों ने, गरीब आदमी को ये मान लिया इसका क्या होता, दो पैसे नहीं इसके पास। आदमी की उसकी काबिलियत पे वोट नहीं दी जा रही है। चौ साहब ऐसे व्यक्ति थे जो मंच पे कहते थे, भाई मैंने टिकट दिया ऐसे, हम्म, मुझसे भी गलती हो सकती है। हम्म, पहले तो ये देखना ये तुम्हारी वोट के लायक है नहीं। हम्म, अगर ये बेईमान है और भ्रष्ट है, हम्म, चरित्रहीन है, तो इसको वोट मत देना। लेकिन अगर ये इन चीजों में खरा है, जी, तो इसको जिता देना। हम्म। कोई, मैंने आज तक कोई नेता इस तरह का भाषण देता हुआ देखा नहीं। अच्छा, मूल रूप से हम चौधरी साहब को समाजवादी कह सकते हैं? तो साहब को बहुत से लोग कहते थे हम्म, कि वास्तविकता में कम्युनिस्ट, अगर कम्युनिज्म को अगर कोई लागू कर सकता है तो चौचरण सिंह कर सकता है। इन इन फ्रॉड कम्युनिस्टों की बजाय जो है, हम्म, ये सच्चे कम्युनिस्ट हैं, हम्म, जो मतलब किसी एक इंडिपेंडेंट विजन था। तो कभी तो समाजवादी उनको अपने नजदीक पाते थे, हम्म, कभी कम्युनिस्ट उनको अपने नजदीक पाते थे, हम्म, लेकिन वो अलग ही थे, हम्म, उनका अपना अलग सोच विजन था। था, अलग। अच्छा, जनसंघ को लेके क्या विचार थे चौधरी साहब के? जनसंघ की जो, उस पे तो सरकार टूटी थी दोहरी सदस्यता पे। हम्म, जनसंघ और आरएस, जनसंघ को उन्होंने साथ लिया। हम्म, जनसंघ, आज जो जनसंघ है, जो बीजेपी है, कहीं ना कहीं चौचरण सिंह के सारे लग के ये उस सत्ता में है। नाव में बैठ के सत्ता में आ गए। जी, समय समय पे इन्होंने, वो परिस्थिति ऐसी थी उस टाइम पे, अलायंस के बगैर चलता नहीं था, और यही आ जाते थे अलायंस में, जी, अर्बन और रूरल का गठजोड़ करने के चक्कर में, और ये हमेशा उनको चीट करते रहे। हम्म, जब ये आए तो चौ साहब के 104 एमपी थे, इनके 98 एमपी थे, और इन्होंने, मुरारजी जो आया 10 दिन पहले था, जिसके 12-13 लोग थे, उसको प्रधानमंत्री बोले चौ साहब का तो एक्सपीरियंस नहीं है, दिल्ली का एक्सपोजर नहीं है, अच्छा, तो इसलिए मुरारजी भाई जो वेल एक्सपीरियंस्ड है। हम्म, वही सबसे बड़ा जनसंघ का खेल था, हम्म, जिसमें अगर चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए होते तो दिशा ही अलग होती थी इसकी, जी, लेकिन जनसंघ ने डिच किया। हाँ, उस वक्त मोरारजी देसाई और जगजीवन राम में से एक। जगजीवन राम क्या, जैसे एक एक ये भी बहुत चला, मीडिया ने बहुत इसको उठाया कि चौ साहब ने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया, जी, एक हरिजन होने के नाते। हरिजन होने के नाते, जी, चरण सिंह ने ये कहा, हमको मैंडेट मिला इमरजेंसी के खिलाफ, और जगजीवन राम ने इमरजेंसी का बिल रखा था सदन में, जी, जिसके खिलाफ हमको मैंडेट मिला, जिस व्यक्ति ने वो बिल रखा था, उसको हम प्रधानमंत्री बना दें तो जनता तो ठगा महसूस करेगी। बिल्कुल, चौ साहब अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल, लेकिन मीडिया ने उसको प्रचारित किया कि वो एंटी हरिजन थे, जी, मतलब उसका। और मीडिया का रोल तो रहता ही, आज भी जो है, आज भी है, सोशल मीडिया जो है, जी, जो सोशल मीडिया में आज जो जिस तरह का माहौल एक पार्टी के पक्ष में बनाया जा रहा है, वो सब पेड है और सब खेल करते हैं। बिल्कुल, आम आदमी का इतना विजन नहीं है कि वो उसका विश्लेषण कर ले कि मैनिपुलेशन क्या है, रियलिटी क्या है। जी। अच्छा, आज जो किसान यूनियन है, वे सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखती हैं अपने सामने गांव देहात में? बेसिक क्या होता है कि इश्यूज हैं, कैटेगराइज होते हैं। जी, तो आज, पहले जब WTO नहीं था तो इंटरनेशनल पॉलिसी का प्रभाव हम पे नहीं था, क्योंकि एग्रीकल्चर जो थी वो गेट्स से, व्यापार में गेट्स था, जी, गेट था, गेट से सारा व्यापार होता था इंटरनेशनल।
उसमें एग्रीकल्चर एक्सक्लूड था, उससे जी खेती बाहर थी। ठीक है। ये सब एग्रीकल्चर सरप्लस को हम्म मतलब मार्केट ढूंढ रहे थे, जितने भी ये कंट्री, डेवलप कंट्री, यूरोपियन, सबके पास क्षेत्रफल ज्यादा, हम्म सरप्लस बहुत है। जी यूएस की पोजीशन वही है, जी ब्राजील, ये सब हम्म ये मार्केट ढूंढ रहे थे कि अपने एक सरप्लस को कहाँ पे खपाया जाए। हम्म तो इन्होंने वो जो बनाया डुमकल, हम्म उसमें नया कुछ नहीं हुआ, उसमें हम्म एग्रीकल्चर को इंक्लूड कर दिया WTO में। डब्ल्यूटीओ में। तो हम डुमकल ड्राफ्ट आया उसी टाइम से इसका विरोध कर रहे हैं, छोटे कैद और प्रोफेसर नरेंद्र स्वामी, हम्म एक रैली लाल किले के पीछे हमने की थी हम्म डुमकल के विरोध में। अच्छा, इससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ, आज 36 लाख रुपए पर फार्मर सब्सिडी है हम्म अमेरिका में, जी हमारे यहाँ 15,000 है। हम्म तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जी जिस किसान को 36 लाख, वैसे 46 लाख तक के आंकड़े हैं, लोगों के अलग अलग आंकड़े हैं, जी और कुछ साथी उसको 36 बताते हैं, तो मैं मिनिमम वाला जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। जी कुछ साथी उसको 46 बताते हैं हम्म पर फार्मर, 36 मान ले। 36 लाख और 15 लाख में तो बहुत अंतर है ना। बिल्कुल। एक किसान को उसकी सरकार ने 36 लाख का अनुदान दे दिया, हम्म और एक किसान को 15,000 का अनुदान मिला सरकार की तरफ से। वो मार्केट में कैसे compete करेगा? नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। हम्म ये हम ये कह रहे हैं, या तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो, हम्म आप उनके बराबर हमको सब्सिडाइज कर दो, हम्म या हमको उस प्रतिस्पर्धा में ना डालो, दो ही बातें। ये हमारा बेसिक उसमें, हम शुरू से मैं उसके विरोध में जुड़ा हूँ, जी और डिमांड हमारी यही है हम्म कि बराबरी। जी उन्होंने क्या बदमाशी की है, हम्म 89 को आधार मान लिया उन्होंने, हम्म उससे पहले जो फैसिलिटी दी जा रही थी हम्म वो कंटिन्यू करेंगी। हम्म उनके यहाँ वो सब्सिडियां पहले से थी, हमारे यहाँ थी नहीं, हमारी देश की पोजीशन नहीं थी सब्सिडी की। अब हम बढ़ा नहीं सकते, और वो घटाने के लिए बाध्य नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी जी बात? जी जी उन्होंने बड़ा क्लेवरली गेम किया उन्होंने, हम्म वो कम करने के लिए बाध्य नहीं है, हम्म हम बढ़ाने के लिए बढ़ा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। हम बात नहीं है उसमें। हम्म तो कैसे बात बनेगी? जी। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे यूनियन का क्या स्टांस रहता है राजनीति के तौर पर? यूनियन, बेसिक हमारी यूनियन में हर पार्टी से के लोग हैं जो किसान इशू पे साथ आते हैं, तो हम उससे बचते हैं, पॉलिटिकल इंटरवेंशन। अच्छा। जिसको जहाँ वोट करना हो वो करो। हम्म और कई बार जातिवाद का भी आरोप लगता है यूनियन पे। देखो, ये सबसे आसान है, चौचरण सिंह पे लगता था। जी बिल्कुल। राकेश टिकैत तो बेचारे अभी बिल्कुल नए हैं, हम्म चौचरण सिंह पे लगाते थे। बिल्कुल। तो इस आरोप को आप इग्नोर नहीं कर सकते, हम्म इसका कोई इलाज नहीं है। हम्म, जिनको आपका विरोध करना है उनको कुछ तो कुछ चाहिए। तो चाहिए। जी। अच्छा, अगर आप चौधरी साहब जिंदा होते तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी या नीति वे लाते जिससे किसानों का भला होता, और क्या वे MSP का सपोर्ट करते, और MSP पे उनकी क्या राय चौ थी? साहब, हमने चौ साहब के नेतृत्व में जो हम करते थे, मैं तो यूनियन में बाद में जुड़ा हूँ, जी तो मेरा मेन तो लोकदल ही था। चौ साहब लागत पे लाभकारी मूल्य की बात करते थे, रिन्यूमरेटिव प्राइस की बात करते थे। जी तो चौ साहब का तो मेन मुद्दा था ही है। पर रिन्यूमरेटिव प्राइस को कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेशन बेसिक वो तो निकल जाता, मामला निकल जाता, वही आता है जैसे ये आ गया लागत पे लाभकारी मूल्य पे C2+50 का फार्मूला आ गया, तो मौका मिलता तो निश्चित तौर पे वो कोई अच्छा मैकेनिज्म जो सब लेके आते सब। जी। अच्छा, जब मैं आपके पास आ रहा था आज इंटरव्यू लेने, तो मेरी काफी दोस्तों से बात हुई कि मैं जी आपका इंटरव्यू लेने आ रहा हूँ, तो कुछ सवाल थे जो आए थे कि जरूर पूछना। जाटो और RSS के बारे में आपका क्या विचार है कि जाट का RSS से क्या नाता है? देखिए, जाट का तो सरदार से तम्बाकू का जो है वो ये है, अच्छा। कोई बेसिकली जाट का कोई RSS से कोई संबंध नहीं रहा। जाट सेकुलर है,
और आरएसएस एक संकीर्ण संगठन है जो मतलब जो हिंदू में तो डिस्क्रिमिनेशन करता ही है, ब्राह्मण में भी चितपावन ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है उसमें। महाराष्ट्र का एक जी वर्ग है, तो वो तो ब्राह्मणों में भी वो डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन करता है। करता है। और जाट सेकुलर है, जाट तो सबको साथ लेके चलता है, जाट का है वो कंसेप्ट है ही नहीं। और जाट तो देशभक्त रहा। जी आरएसएस का आप इतिहास उठाओ, आरएसएस जो है उस वो आजादी के आंदोलन में उसकी भूमिका जो थी वो प्रो ब्रिटिशर्स थी। जी बंगाल में जहां मुस्लिम लीग का प्रस्ताव पास हुआ, जी बंगाल गवर्नमेंट में, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे। जी तो इनके बड़े नेता हैं, आदर्श हैं श्यामा प्रसाद बिल्कुल। मुखर्जी। हम्म वो और ये जो सावरकर थे, हम्म टू नेशन थ्योरी तो सबसे पहले उन्होंने उठाई। जी जी और हम इसके हक में थे ही नहीं। हम्म हम तो दो टुकड़े होने से किसान शक्ति विखंडित हुई। जो छोटू राम ने एक डॉक्टर किसान शक्ति खड़ी की थी, जी वो यहाँ नहीं खड़ी की थी, यहाँ से मजबूत वहां खड़ी की थी। जी और हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गए थे जिसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को धता बताई 1945 के चुनाव में। हम्म तो ये मुस्लिम लीग को भी भय था हम्म कि किसान राजनीति जाके ये जाति और धर्म से ऊपर उठ के ये एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। हम्म और ये कांग्रेस को भी भय था, हम्म और इन्होंने उसके हम्म। देश के दो टुकड़े स्वीकार कर लिए। तो आज जो जाट है, जो ये जाट युवा है, खासतौर से शहरी जाट है, जो आरएसएस की तरफ जाता है या अपने आप को एक हिंदुत्व की इमेज से बंधा पाता है, इसके बारे में क्या दिशा कह सकते भ्रमित हो गए हैं। हैं? देखो, मनुवाद पे है हिंदुत्व। जी मनुवाद में चार वर्ण है, हम्म क्षत्रिय, ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। जी क्षत्रिय ने कभी हमको एक्सेप्ट, नहीं जो किया। जो सो कॉल्ड क्षत्रिय है, हम्म हालांकि वो डेफिनेशन में नहीं मानता, जी जी लेकिन सो कॉल्ड क्षत्रिय ने हमको एक्सेप्ट नहीं किया, ब्राह्मण ने हमको एक्सेप्ट नहीं किया, वैश्य हमें नहीं, हम्म तो शूद्र ही है ना। हम्म क्या ये इस जाट से पूछोगे आप जो उधर जा रहा है कि आप उस वर्ण व्यवस्था में आप शूद्र हैं? हम्म बोले हम तो क्षत्रिय हैं। हम्म तेरे कहने से क्षत्रिय क्या है? हम्म, वो तो व्यवस्था है। वो व्यवस्था आपको चौथे वर्ण में रखती है। जी सही बात है। अगर उसको मानते हो तो चौथे में रहोगे। हम्म मैं उसको नहीं मानता तो मैं चाहे कोई से में रहूं, हम्म, मैं तो उस व्यवस्था को ही नहीं मानता। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उस व्यवस्था को मानते हो तो आपको चौथा वर्ण मिलेगा वहां पे। और मिला भी है जिसने मानी है। हम्म तो ये हमारे भाई समझ नहीं रहे हैं। हम्म और ये जो पहले वाले हैं, ये बड़े चतुर हैं। हम्म मूर्ख बना की किया, इनको मूर्ख बना रहे हैं, हम्म बस कुछ नहीं। ठीक। और आखिरी सवाल यही होगा कि आज जाट आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, सिसौली में महापंचायत भी हुई थी, तो अब उसको लेके आगे क्या सोचते हैं आप? देखो क्या होता है, मैंने सिसोली में बड़े विस्तार से कहा था। जी हम आंदोलन करते हैं, देश की सत्ता में जो बैठा है हम्म, मांग तो उससे ही रहे ना, देगा भी वही। हम्म, और जहाँ उम्मीद होती है वहाँ प्रेशर होता है। मैंने बहुत ही विस्तार में बताया था कि वो जो सरकार थी 2014 तक, जी उसमें हमारे वकील थे। हम्म और अपने समय के सबसे सशक्त वकील हरियाणा के भूपेंद्र हुड्डा से बड़ा हम्म, कोई नहीं, जी उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह जी से बड़ा कोई नेता जी नहीं, और पंजाब से कैप्टन साहब थे। हम्म तो तीन वकील हमें मिले थे जिन्होंने हमारी वकालत की, और उस टाइम की सरकार ने हमको कंसिडर किया। जी और आज मैं बार बार मीटिंग में कहता हूँ अपने बीजेपी, हम राजनीति नहीं करते, हम्म आज मैं अपने बीजेपी के जो भाई हैं, जो बीजेपी में जुड़े हुए हैं, हमारे जाट भाई, उनसे कहता हूँ हमारी वकालत कर दो भाई। हम्म, होगा तो पॉलिटिकली, बिल्कुल। कलम की ताकत से ही हो कलम की सकता है। ताकत से होगा। हम्म ये एक पॉलिटिकल आवाज को बुलंद किया जाता है जन आंदोलन से, जी थोड़ा दबाव बनाया जाता है, फिर वो वकील चाहिए जो नेगोशिएट कर जो सके, आपकी बात कर सके। पैरोकारी करे, वो मिसिंग है। हम्म तो बहुत लोग कहते हैं भाई आप साइलेंट हो गया, ऐसा नहीं। जी मैं लाके, और रोहतक में क्या हुआ, रोहतक में मैंने मुजफ्फरनगर भी कहा, हम्म फौज लगाई, हम्म तो हमारे लोग कहाँ थे, नेता क्या कर रहे हो भाई?
जन आंदोलन के लिए पुलिस है, सीआरपी है, तुम्हारे पास सारा है, तुम आर्मी मूव करा दी, और आर्मी मूव नहीं हुई, हम्म, छाती में गोली मारी गई थी। जी, मॉब को कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग होती है कि भाई पैर में गोली मार के। आज क्रिमिनल यूपी में देखा होगा, 200 क्रिमिनल अरेस्ट जी, हुए हैं जिनके पैरों में गोली मारी पैरों में गई, गोली। और वो बच्चे क्रिमिनल थोड़ी थे जिनकी छाती में ही गोली मार दी। हम्म, यानी कि हमारे अंदर को क्रैश और एक टेरर बनाया गया, और वो कमी कहीं ना कहीं हमारे भाइयों की थी जो वहाँ जुड़े हुए हैं। हम्म। वो उस बात को मजबूती से हमारी पैरवी नहीं कर पाए। आज कोई देखते हैं आप, कोई वकील है? मुझे नहीं लगता, हम्म, और इसलिए मेरी आदत है, मैं इसीलिए अपने भाइयों को मरवाने के लिए कभी मैं आंदोलन नहीं। हम्म, अच्छे सेनापति का काम होता है, खुद भी बचे, अपनी फौज को बचाए, और दुश्मन पे वार करे। जी, ये नहीं मैं मॉब बुला लूं और अपने नौजवानों को जी। अननेसेसरी। वातावरण बनेगा तो वातावरण के हिसाब से, आज नहीं है अभी। ठीक है चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम्म, इंटरव्यू के लिए।